Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain 7th chapter of English Literature, Class 10. The name of the chapter is The Necklace, and the name of the book is Footprint Without Feet. So it's a second literature book of Class 10 NCERT CBSE syllabus. The Necklace. The Necklace has been written by Henry Renck Albert Guy de Maupassant. संक्षेप में इनको कहा जाता है गाय डी मौपासंट। तो इन्होंने इस ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा है द नेकलेस। द नेकलेस एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की क्या ख्वाहिश होती है, उसके लाइफ में क्या क्या प्रमुख घटनाएं आती है, ये सभी पहलू के ऊपर हम लोग को इस चैप्टर में प्रकाश डालना है। लेकिन इससे पहले आप लोग को आग्रह करना चाहते हैं कि इस एजुकेशनल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसका एजुकेशनल वीडियोज आसानी से आपका एक्सेस हो सके। जहां तक सवाल है द नेकलेस का, तो इसमें मथिल्ड नाम की एक लड़की है। मथिल्ड देखने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लड़की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेकिन इतनी बेहद खूबसूरत लड़की आमतौर पर बड़े घरानों में पैदा लेती है, बहुत अमीर लोगों के घरों में पैदा लेती है इस प्रकार की अति खूबसूरत लड़की। लेकिन मथिल्ड का जन्म एक साधारण परिवार में हो गया। चूंकि देखने में मथिल्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी और इस कारण से मथिल्ड को जो सोसाइटी में अप्रिसिएशन और अट्रैक्शन मिलता था, अटेंशन मिलता था, उसके चलते मथिल्ड का एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। लेकिन खूबसूरती जिंदगी में सब कुछ नहीं दे सकता है, इसका लिमिटेशन है। यानी ब्यूटी विदाउट विट इज यूजलेस, ब्यूटी विदाउट विट इज यूजलेस। मथिल्ड वॉज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, लेकिन और कुछ मथिल्ड के साथ और कोई क्राइटेरिया नहीं था जो उसके सपने के पंख को उड़ान भरने में सहायता प्रदान कर सकें। मथिल्ड एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन सपने देखती थी बहुत बड़े बड़े। तो मथिल्ड के जो सपने थे वो साकार हुए कि नहीं हुए, अब हम लोग टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। शी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny, error of destiny, error गलती, डेस्टिनी यानी किस्मत, यानी किस्मत की गलती से मथिल्ड का जन्म एक साधारण परिवार में हो गया था। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई बहुत बड़े राजघराने में, कोई बहुत अमीर घर में पैदा लेना चाहिए था, ताकि उसके जो शौक थे, उसके जो सपने थे वो पूरे हो पाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मथिल्ड का जन्म एक साधारण परिवार में हो गया। ऑथर कहता है कि इट वॉज एन एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी का, किस्मत का, भाग्य का ये गलती थी। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स,
क्लर्क के फैमिली में मथिल्ड का फादर जो है वो एक क्लर्क, साधारण क्लर्क थे, और एक क्लर्क की तनख्वाह कम होती है, आप जानते हैं। तो एक क्लर्क के परिवार में जन्म लिए। एक लड़की की शादी के लिए आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े अगर सपने देखेगी तो उन सपनों को साकार करने के लिए मोटा दहेज चाहिए, मोटा रकम चाहिए, दहेज। तभी उसकी शादी कोई सपनों के राजकुमार से हो सकती है। लेकिन मथिल्ड के पास क्या वैसा कोई दहेज के लिए मोटा रकम था? नहीं, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से संबंधित थी। तो शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, और इस प्रकार से मथिल्ड के जीवन में कोई होप नहीं था। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। मथिल्ड नेम एंड फेम चाहती थी। जो मथिल्ड चाहती थी कि बहुत बड़े परिवार में उसकी शादी हो जाए, बहुत नेम एंड फेम हो, उसको लव करने के लिए लोग ललायित रहे, नंबर में रहे, बहुत लंबा नंबर लगाएं उससे लव करने के लिए, उससे बात करने के लिए। यह सब मथिल्ड की ख्वाहिश थी। तो लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या तो कोई बहुत धनी मानी मालदार आदमी उससे शादी करे, या कोई बहुत जाना माना आदमी शादी करे। ऐसा धनी आदमी शादी करता है मोटा दहेज पर, मोटा रकम डॉरी का चाहिए। इस प्रकार का डिस्टिंग्विश्ड आदमी भी अगर शादी करता है तो वो भी डॉरी का रकम लेता है, मोटा दहेज का रकम लेता है। लेकिन मथिल्ड एक साधारण परिवार की लड़की थी और इसके परिवार में ऐसा कुछ था नहीं डॉरी के लिए कोई बड़ा रकम, और इसीलिए मथिल्ड के जीवन में कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं थी। मथिल्ड एक साधारण परिवार की लड़की थी, तो उसको जानने वाले लोग भी बहुत कम थे। उसको कोई वैसा स्टेज नहीं मिलता था, कोई ऐसा फोरम नहीं मिलता था। मथिल्ड का चूंकि सर्किल बहुत छोटा था, लेकिन मथिल्ड चाहती थी कि बहुत सारे लोग उसको जाने, बहुत सारे लोग उसको लव करें, बहुत सारे लोग उससे लव करने के लिए नंबर लगाए रहे। लेकिन ऐसा कोई उसके पास प्लेटफॉर्म था ही नहीं। तो नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education. तो चूंकि मथिल्ड एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, उसके पास ना धन था बहुत अधिक और ना कोई और सोर्स था। इस कारण से मथिल्ड की शादी हुई एक क्लर्क से, एक पेटी क्लर्क, एक छोटा मोटा क्लर्क था, उस व्यक्ति से शादी हुई। कहां? तो इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था, उसी से मथिल्ड की शादी हुई। जैसा उसका लेवल था उसी लेवल का लड़का से शादी उसकी हुई। तो मथिल्ड न तो खुद कोई बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की थी और इसलिए अमीर घर में उसकी शादी हो नहीं सकती थी। तो एक क्लर्क की बेटी थी तो क्लर्क से शादी हुई। तो इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। मथिल्ड वॉज सिंपल, मथिल्ड वॉज सिंपल, बहुत सीधी लड़की थी, लेकिन शी वॉज अनहैप्पी। अनहैप्पी, हमेशा नाखुश रहती थी। काहे के लिए नाखुश रहती थी? क्योंकि हमेशा सपने देखती रहती थी हजार, और उन हजार सपनों में कोई पूरा होने वाला सपना देखती नहीं थी। कल्पना की दुनिया में उड़ान भरती रहती थी, दिवा स्वप्न देखती रहती थी, डे ड्रीमिंग की शिकार थी, डे ड्रीमिंग की। इस कारण से वो पूरा होने वाला तो था नहीं, और नहीं पूरा होता था तो उदास रहती थी।
शी सफर्ड इंसेसेंटली, इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, यानी लगातार, वो लगातार दुखी रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, मथिल्ड का सोचना था कि उसका जन्म काहे के लिए हुआ है, तो सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों और भोग विलास का सुख भोगने के लिए हुआ है। सभी बढ़िया से बढ़िया चीज खाने के लिए उसका जन्म हुआ है, मथिल्ड का यह सोचना था। और ऐशो आराम, भोग विलास की सामग्री का उपभोग करने के लिए उसका जन्म हुआ है, ऐसा मथिल्ड का सोचना था। तो फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट की पॉवर्टी, गरीबी को देख करके मथिल्ड हमेशा दुखी रहती थी। द शैबी वॉल्स, यानी क्या क्या था, तो भद्दा गंदा टाइप का दीवार था उसके रूम का, उसके फ्लैट का। एंड वॉर्न चेयर्स, पुराना घिसा पिटा हुआ चेयर था। तो घर में कोई भी चीज नया और खूबसूरत नहीं था, सब कुछ पुराना, सब कुछ घिसा पिटा हुआ। तो वॉर्न चेयर्स, ऑल दी थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज को मथिल्ड देखती थी तो मथिल्ड को दुख होता था कि मैं इतनी गरीब परिवार में क्यों हूं। तो ये सब चीज, जो पुराना चेयर था, दीवार भद्दा टाइप का दिखता था, ये सब देखने से मथिल्ड को काफी दुख होता था। ये सब चीजें मथिल्ड को टॉर्चर करती थी और मथिल्ड को गुस्सा दिलाती थी। मथिल्ड अपने आप को सुपर वुमन मानती थी और इस तरह से एक सुपर वुमन की तरह जिंदगी व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी यही था कि मथिल्ड एक गरीब परिवार की लड़की थी, साधारण लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." मथिल्ड की शादी, बहुत सारा लड़का ख्वाहिशमंद रहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लड़की से शादी हो जाए, लेकिन जिस लड़के की शादी बहुत ब्यूटीफुल लड़की से हो जाती है उसका भी क्या हश्र होता है, आप इस चैप्टर में आज स्टडी करने का प्रयास कीजिए कि जिसकी शादी अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की से कहीं हो गई तो फिर जिंदगी भर, शादी के समय तो उसको जरूर खुशी होती है कि बहुत ब्यूटीफुल लड़की से शादी हो गई, लेकिन फिर उसके बाद उसका जिंदगी जो है नरक बन जाता है, क्योंकि वो लड़की खूबसूरत तो रहती है लेकिन हमेशा नाखुश रहती है। कभी वो, उसको कोई चीज देख करके खुशी होती ही नहीं है, हमेशा नाखुश रहती है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं, उसके एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा रहते हैं कि वो कभी पूरी ही नहीं हो सकती है। यही बात था मथिल्ड का। मथिल्ड का हस्बैंड एक सीधा साधा क्लर्क आदमी था और उसके जीवन की ख्वाहिश थी कि एक बार कम से कम मथिल्ड हंस दे, एक बार खुश होए, लेकिन मथिल्ड तो इतना दुखी थी कि वो काहे के लिए खुश होती। तो when she seated herself for dinner, जब डिनर के लिए बैठती थी डिनर टेबल पर, अपोजिट हर हस्बैंड, सामने उसका हस्बैंड बैठता था और उसका हस्बैंड जो भी कुछ ये बनाती थी उसी में प्रशंसा, हर एक चीज में इसका प्रशंसा करने का कोशिश करता था। जो सूप बनाती थी, सूप वेजिटेबल सूप वगैरह होता है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज में सूप बहुत ये पॉपुलर है, लोग वेस्टर्न कंट्रीज में सूप लोग ये ज्यादा सर्व करना चाहते हैं। तो सूप जब हस्बैंड पीता था तो सूप बनाई हुई रहती थी उसकी भाई मथिल्ड, अब वो जैसा भी टेस्ट में रहे लेकिन इतना प्रशंसा करता था जिससे कि मथिल्ड खुश हो जाए। जैसे नारियों को खुश करने का एक तरीका होता है कि उसके मुंह के सामने प्रशंसा करो, मतलब समझे, तब मुंह पर तारीफ करो, तब नारी खुश होती है। विद्वानों की करो बड़ाई जब वह वहां नहीं हो, और नारियों की करो बड़ाई जब वह वहां खड़ी हो।
ये विद्वानों ने कहा। तो मथिल्ड का हस्बैंड जो है वो मथिल्ड की प्रशंसा करता था, क्या क्या सूप है। लेकिन क्या इस प्रशंसा से भी मथिल्ड खुश हो जाती थी? नहीं। अनकवर द टरीन, टरीन मीन्स सूप का पॉट, विद अ डिलाइटेड एयर, मतलब काफी प्रसन्न भाव से, और कहता था ओ द गुड पॉट पाए, कितना बढ़िया पॉट पाए है। पॉट पाए मतलब व्यंजन, खाने का फूड आइटम, कितना बढ़िया फूड आइटम है, यानी पॉट पाए है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे तो बढ़िया मैंने जाना ही नहीं। अरे हर दिन वो यही बोलता था बात को कि आज तुम जो बनाई है इससे तो बढ़िया जिंदगी में मैंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, खाया ही नहीं। ऐसा बोलने का मकसद क्या रहता था कि मथिल्ड किसी प्रकार खुश हो जाए, मुस्कुरा दे, तो उसका हस्बैंड का जीवन सफल हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से मथिल्ड कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा निराश रहती थी। तो शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, तो मथिल्ड सोचते क्या क्या रहती थी, सो देखिए एलिगेंट डिनर्स के बारे में, यानी शानदार शानदार डिनर जो है भोजन के बारे में सोचती थी। शाइनिंग सिल्वर, और वो भी कैसे, तो चमकदार चांदी के बर्तनों में खाने का मिले। पहले राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तन में खाते थे, अब तो सब लोग स्टील में खाते हैं, स्टील के ही बर्तन में खाते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लोग भी आते हैं तो अब स्टील के ही बर्तन में सर्व करते हैं, लेकिन पहले राजा महाराजा लोग सोने चांदी के थाली में खाते थे। तो मथिल्ड भी यही सोचती थी कि एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, यानी चांदी के चमकते हुए बर्तनों में सर्व किया जाए। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, कि बहुत बेहतरीन टाइप का बर्तन में और बहुत अच्छा खाना उसको दिया जाए। शानदार भोजन, चमकते हुए चांदी के बर्तनों में शानदार भोजन उसको मिले, ये बात मथिल्ड चाहती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, लेकिन था क्या, तो मथिल्ड के पास ना तो अच्छा फ्रॉक था, ना अच्छा माने क्लोथ था, ड्रेस था। मथिल्ड के पास अच्छा ड्रेस भी नहीं था, और मथिल्ड के पास ज्वेलरी भी नहीं थी। आप जानते हैं कि एक लड़की के लिए दो चीज बहुत जरूरी रहता है, एक तो ड्रेस, लड़की ड्रेस चाहती है, तरह तरह का फैशनेबल ड्रेस रखना चाहती है। दूसरा, एक लड़की ज्वेलरी चाहती है, क्योंकि फंक्शन वगैरह में वो ज्वेलरी पहन करके जाना चाहती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें मथिल्ड के पास नहीं थी, क्योंकि मथिल्ड एक पुअर घर की लड़की थी, और इसी के चलते मथिल्ड हमेशा निराश रहा करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट में जब मथिल्ड पढ़ती थी तो उसकी एक रिच फ्रेंड थी, एक बहुत अमीर दोस्त थी, वो कॉन्वेंट फ्रेंड थी, कॉन्वेंट में ही उसके साथ फ्रेंडशिप था। तो who she did not like to visit, लेकिन मथिल्ड उसके घर पर अब जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अमीर थी, उसके घर में अमीरी थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, उसके घर का चेयर, सोफा, दीवार सब चमकदार था, उसके घर का खाना बहुत अच्छा होता था, बर्तन वगैरह बहुत कॉस्टली रहता था। लेकिन मथिल्ड एक गरीब क्लर्क की वाइफ हो चुकी थी, और इस तरह से ऐसा कुछ नहीं रहता था उसके पास। So did not like to visit. She suffered so much when she returned. अगर एक बार भूल चूक से अपने फ्रेंड के घर मथिल्ड चली जाती थी, तो चली तो जाती थी, लेकिन आने के बाद मथिल्ड को बहुत दुख होता था कि मेरी दोस्त ये करती है, मैं ये, मेरी दोस्त अमीर है, मैं गरीब, मेरी दोस्त के पास इस प्रकार का क्लोथ है, मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास इस प्रकार का ज्वेलरी है, मेरे पास नहीं है। यही दिन रात
मथिल्ड सोचती रहती थी, और दिन रात यही सोच करके मथिल्ड दिन रात दुखी रहती थी। और उसका हस्बैंड एक बार मथिल्ड के होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, एक बार हंसी देखना चाहता था। इसीलिए आपको बताया कि सुंदर लड़कियों का जिंदगी कैसा बीतता है, ये चैप्टर में आपको आसानी से पढ़ने को मिलेगा। और जो लड़के एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करने की तमन्ना रखते हैं, उनका जिंदगी कैसे नरक होता है, वो भी आप इस चैप्टर में बढ़िया से समझ सकेंगे। तो मथिल्ड का हस्बैंड चाहता था कि किसी प्रकार एक बार वो हंस देती, एक बार खुश हो जाती। She wept for whole days from despair. मथिल्ड जो है पूरा दिन भर रोती रहती थी, दुख के मारे दिन भर रोती थी। एंड डिसअपॉइंटमेंट, काफी हतोत्साहित रहती थी अपनी हालत को लेकर के, अपनी गरीबी को लेकर के। आदमी को जिस स्टेटस में है तो उसी स्टेटस की बात में सोचना चाहिए। मथिल्ड एक क्लर्क की बेटी थी, क्लर्क परिवार की लड़की थी, वाइफ थी क्लर्क की, तो उसको उसी लेवल पर नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो सोचती थी, बहुत बड़ी महारानी की बात सोचती थी, बहुत बड़ी राजकुमारी के जिंदगी की बात सोचती थी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. तो उसका हस्बैंड जो था मिस्टर लॉयजल, उसके भी जीवन की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी प्रकार से एक बार मथिल्ड के होठों पर हंसी देखें, एक बार मथिल्ड मुस्कुरा जाए, मथिल्ड को एक बार खुश कर दें। और एक मौका आ गया उसको, मिस्टर लॉयजल को एक मौका ऐसा आ गया। वो मौका क्या था? एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी थी। जिस मिनिस्ट्री में काम करता था मथिल्ड का हस्बैंड मिस्टर लॉयजल, उस मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बॉल पार्टी था। बॉल पार्टी समझते क्या होता है? बॉल होता है एक प्रकार का डांस, एक टाइप का डांस को कहा जाता है बॉल डांस। तो बॉल डांस में देखते होंगे कि लोग एक मेल एक फीमेल अपना कमर में हाथ डाल करके इस प्रकार से अपना अब पता नहीं, जो भी जिस प्रकार का भी डांस होगा आप लोग विशेष जानते होंगे इस डांस के बारे में। लेकिन बॉल हम इतना ही सिंपल बता सकते हैं कि एक डांस है जिसमें एक मेल एक फीमेल अपना ये डांस करते हैं। तो एक बॉल डांस का प्रोग्राम था मिनिस्टर के यहां, और उस मिनिस्ट्रियल बॉल डांस में बहुत लिमिटेड आदमी को इनविटेशन दिया गया था, बहुत सीमित आदमी को। लेकिन मिस्टर लॉयजल के जिंदगी की ख्वाहिश थी कि एक बार मथिल्ड के होठों पर हंसी देखें, और इसलिए किसी प्रकार उसने मेहनत करके एक इनविटेशन कार्ड प्राप्त कर लिया कि अगर ये इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा तो इस बॉल डांस में तो सब मिनिस्टर और जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अमीर आदमी सिर्फ जाएंगे। अरे साधारण आदमी मिनिस्टर के बॉल पार्टी में थोड़ी जाएगा, सब तो बड़ा बड़ा VIP जाएगा सब। और मथिल्ड ऐसे ही लोगों से मिलना चाहती थी, मथिल्ड ऐसे ही लोगों को आकर्षित करना चाहती थी, मथिल्ड ऐसी ही पार्टियों में जाना चाहती थी। और इसी प्रकार के जो है खाना पीना ऐश मौज शौक मथिल्ड का था। इसीलिए इसके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल ने किसी प्रकार मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी का एक कार्ड किसी प्रकार परिश्रम करके प्राप्त कर लिया कि ये कार्ड मिल जाने के बाद मथिल्ड जाएगी और उस बॉल पार्टी में आराम से ये डांस करेगी। जो मथिल्ड का एम है कि बहुत सारे लोग उसको प्यार करें, तो बॉल पार्टी में जो जाते हैं तो वो तो पेयर चेंज करके डांस करते हैं। मान लिया कि अब सब अपना अपना पेयर चेंज करके डांस करता है, मेल फीमेल। तो इस तरह से मथिल्ड को बहुत सारे पुरुष मिलेंगे डांस करने के लिए, मथिल्ड खुश हो जाएगी।
तो बहुत बड़ा पार्टी वो होगा। ये सब इसलिए उम्मीद किया जा रहा था मिस्टर लॉयजल के द्वारा भी कि इस लग्जरियस पार्टी में मथिल्ड जाएगी और खुश हो जाएगी। इसीलिए एक शाम को उसका हस्बैंड जब घर लौटता है तो काफी हैप्पी, इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज इनवेलप, एक बड़ा सा इनवेलप लेकर के आता है और इनवेलप ला करके मथिल्ड के सामने रख देता है। कहता है हियर, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये रहा तुम्हारे लिए कुछ। मथिल्ड का हस्बैंड इनविटेशन कार्ड को एक इनवेलप में लेकर के आया, मथिल्ड के सामने रख दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। तो इस समय मथिल्ड का हस्बैंड जो था मिस्टर लॉयजल, वो सोच रहा था कि इनविटेशन, मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी का इनविटेशन देखेगी अगर मथिल्ड तो खुश हो जाएगी, फूले नहीं समाएगी, खुशी के साथ झूमने लगेगी, नाचने लगेगी। लेकिन क्या इस मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी का इनविटेशन कार्ड देख करके मथिल्ड खुश हुई? नहीं, नहीं खुश हुई। अब क्यों नहीं खुश हुई? मथिल्ड तो ऐसा ही चाहती थी, लेकिन फिर अब खुश क्यों नहीं हुई? सो देखिए, शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड। सबसे पहले हस्बैंड ने जब रखा इनविटेशन कार्ड को, तो मथिल्ड ने कार्ड उससे के अंदर से बाहर निकाला और ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, उस कार्ड पर लिखा हुआ क्या था? सो देखिए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपेन्यू। समझ रहे हैं बात को? लिखा हुआ था कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपेन्यू आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी। यानी मिस्टर लॉयजल और उनकी वाइफ मैडम लॉयजल का साथ चाहते हैं मिनिस्टर और उनकी वाइफ। और टाइम दिया हुआ है मंडे इवनिंग, जनवरी 18, जनवरी 18 को मंडे इवनिंग में ये बॉल पार्टी होगा। कहां होगा? तो वेन्यू भी दिया हुआ है, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टर के रेसिडेंस में होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये मिनिस्टर के रेसिडेंस में बॉल पार्टी है। इनविटेशन कार्ड चंद लोगों को मिला था, सभी मिनिस्टर रैंक के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मिला था। इसलिए इसमें सभी जो पुरुष और लेडीज सब जाएगी, सभी वीवीआईपी सब जाएगी और उसमें मथिल्ड को जाने का मौका मिलेगा। तो मथिल्ड का तो सपना साकार होना चाहिए था। लेकिन देखिए क्या होता है, मथिल्ड क्या कहती है? बट माय डियरी, एक मिनट, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो ये इनविटेशन कार्ड देख करके खुश होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके हस्बैंड ने आशा किया था कि खुश हो जाएगी। लेकिन वो क्या की मथिल्ड? शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। मथिल्ड ने उस इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया, स्पाइटफुली यानी हेटफुली, घृणा करते हुए उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया मथिल्ड ने टेबल पर। और मरमरिंग यानी भुनभुनाते हुए। अब क्या बोल रही थी? धीरे से वो क्या बोल रही थी, सो सुनिए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, कि क्या तुम समझते हो मैं इससे क्या करूं? मथिल्ड बोली कि क्या तुम्हारा सोचना है कि मैं इससे क्या करूंगी? मथिल्ड अपने हस्बैंड को बोली। तो अब उसका हस्बैंड का जो है होप था सब तो चूर चूर हो गया। वो तो सोचा था कि मथिल्ड खुशी से नाचने लगेगी, झूमने लगेगी, क्योंकि मथिल्ड ऐसा ही लग्जरियस जो है फंक्शन चाहती थी। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, मथिल्ड गुस्सा गई और हेटफुली उसको यानी स्पाइटफुली फेंक दी। तो अब उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियरी, मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, कि मैंने सोचा था कि तुम खुश हो जाएगी। यू नेवर गो आउट, तुम बाहर कभी नहीं जाती है। एंड दिस इज
एन ओकेजन, और ये एक ओकेजन है, एंड अ फाइन वन, और एक बहुत बढ़िया फंक्शन है। एवरीबॉडी विशेज वन, हर एक व्यक्ति चाहता है इस प्रकार के फंक्शन में जाना। एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और बहुत कम आदमी को यहां परमिशन मिलेगा। इस मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी में बहुत कम आदमी के लिए परमिशन है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो काम करते हैं यहां इस मिनिस्ट्री में, ऐसे लोगों को बहुत सारा कार्ड नहीं मिला है। यानी कहने का उसका मतलब था कि मैंने बड़ी परिश्रम से एक कार्ड का व्यवस्था तुम्हारे लिए, तुमको खुश करने के लिए मैंने किया है। She looked at him with an irritated eye. मथिल्ड ये सुनने के बाद पूरा इरिटेटेड होकर के, चिड़चिड़ा स्वभाव से अपने हस्बैंड को देखती है मथिल्ड, एंड डिक्लेयर्ड, और उसके बाद क्या बोलती है, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली यानी अपना पेशेंस लूज करते हुए मथिल्ड क्या बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, कि तुम्हारा क्या सोचना है, मैं क्या पहन करके जाऊंगी, जो इतना बड़ा फंक्शन का तुम इनविटेशन कार्ड लग दे रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या सोचना है, मैं क्या पहन करके जाऊंगी उस फंक्शन में, मैं जाकर के शो करूंगी कि मैं गरीब हूं, सब अमीर वहां आएंगे और मैं एक गरीब जाऊंगी। He had not thought of that, लेकिन उसके हस्बैंड ने तो कभी ये बात सोचा ही नहीं था कि मथिल्ड का दिमाग इस पर चला जाएगा। He stammered, जब ये बात बोली कि मैं क्या पहन करके जाऊंगी, तो उसका हस्बैंड का तो मतलब गला बैठ गया, वो हकलाने लगा, और हकला करके क्या कहता है, Why the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. हस्बैंड कहता है कि जब हम लोग थिएटर जाते हैं तब तुम जो कपड़ा पहनती हो, जो ड्रेस पहन करके मेरे साथ तुम सिनेमा जाती हो देखने के लिए, वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मथिल्ड फिर गुस्सा जाएगी कि तुमको अच्छा लगता है, तुमको तो कुछ भी पहन लूंगी तो मैं अच्छा ही लगूंगी, तो तुम्हारे अच्छा लगने से हो जाएगा, अरे दुनिया को अच्छा लगना चाहिए ना, मथिल्ड का ये सोचना है। तो he was silent, stupefied in dismay. मथिल्ड का हस्बैंड बिल्कुल साइलेंट है, अब मथिल्ड इस समय काफी क्रोधित है इनविटेशन कार्ड को देख करके, और मथिल्ड का हस्बैंड डिस्मे में यानी दुख में जो है सरप्राइज है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और उसकी वाइफ मथिल्ड इस समय रो रही है। अपने वाइफ को रोते देख करके मिस्टर लॉयजल को लगा कि मैंने जो सोचा था वो तो उल्टा हो गया। मैं सोचता था कि मथिल्ड ये इनविटेशन कार्ड देख करके खुश हो जाएगी, खुशी के साथ नाचने लगेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, ये तो रो रही है। ही स्टैमर्ड, उसका हस्बैंड जो है हकला करके ही पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट द मैटर, क्या बात है, व्हाट द मैटर, क्या बात है बताओ। By a violent effort she had controlled her vexation. बहुत मुश्किल से मथिल्ड जो रो रही थी और जो चिढ़ी हुई थी इनविटेशन कार्ड को देख करके, उसको बहुत मुश्किल से अपने क्रोध को बहुत मुश्किल से मथिल्ड कंट्रोल की, और कंट्रोल करके एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और एक शांत स्वर में मथिल्ड जवाब देती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने भीगे हुए गाल को पोंछती है मथिल्ड, अपने भीगे हुए गाल को पोंछ करके यानी अपने आंसुओं को पोंछती है, और पोंछ करके बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं, आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर, क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती।
अब इसका हस्बैंड जो सोचा था वो तो ठीक उल्टा निकल गया। वो तो सोचा था कि मथिल्ड खुश रहेगी, पार्टी में झूमेगी, नाचेगी, मस्ती करेगी, लेकिन यार उल्टा हो गया। ये तो कह दी कि मैं जाऊंगी ही नहीं पार्टी में। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन मी। मथिल्ड कहती है कि अपना कार्ड जो है तुम किसी कलीग को, अपने दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ बढ़िया से सुसज्जित हो, जिसकी वाइफ को कपड़ा, ज्वेलरी सब कुछ हो। ऐसे किसी फ्रेंड को तुम ये कार्ड दे दो। मेरे पास तो ना कपड़ा है ना ज्वेलरी है। He was grieved but answered. मथिल्ड का हस्बैंड इसमें काफी दुखी था, लेकिन इसके बाद भी उसने आंसर दिया। क्या दिया? क्या कहा? Let us see, Mathilde. So, how much would a suitable costume cost? कि एक सुटेबल, उपयुक्त जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, उसका कितना पैसा लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक बढ़िया ड्रेस जिसको तुम बढ़िया कहती हो, वैसा बढ़िया ड्रेस पे कितना पैसा लगेगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, यानी एक ऐसा ड्रेस जो कोई भी प्रकार का इस टाइप का फंक्शन हो तो उस फंक्शन में जो है यूज किया जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, और जो सिंपल हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो, क्योंकि उसका हस्बैंड क्लर्क था, गरीब परिवार कलर का था। कहा कि ऐसा कोई ड्रेस हम लोग देखते हैं। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal. मथिल्ड कुछ देर सोचती है, कुछ सेकंड सोचती है कि कितना अमाउंट बतलाएं, कितना अमाउंट। तो इस तरह से उसका हस्बैंड जो था मिस्टर लॉयजल, अब वो सोचने लगा कि अगर इसके पास एक सुटेबल कॉस्ट्यूम नहीं है तो क्यों नहीं एक सुटेबल कॉस्ट्यूम यानी एक ड्रेस खरीद लिया जाए, जिससे कि इस प्रकार का कोई भी पार्टी वगैरह होगा, कोई ओकेजन होगा, तो उसमें पहन करके मथिल्ड जा सके। इसलिए उसने कहा कि देखो मथिल्ड, से हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, यानी एक सुटेबल जो ड्रेस रहेगा उसमें कितना पैसा लगेगा जिसको कि कोई भी इस प्रकार के पार्टी में जा सके, सिंपल टाइप का जो है। मथिल्ड कुछ देर तक सोची। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक मथिल्ड सोची। ये सोच रही थी कि ऐसा कोई अमाउंट नहीं बोल दें जो ये कंजूस क्लर्क, अपने हस्बैंड के बारे में, कि ये कंजूस क्लर्क सुन ही करके उन्हें उसका हार्ट फेल हो जाए। ऐसा कोई अमाउंट नहीं बोल दें, ऐसा अमाउंट बोले जो कि ये कर सके, जितना खर्च ये कर सके। तो शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल कलर। तो ऐसा नहीं कोई अमाउंट बोल दे कि जिससे कि उसका हस्बैंड जो एक इकोनॉमिकल, एक कंजूस टाइप का क्लर्क है, वो तुरंत रिफ्यूज नहीं कर दे और सरप्राइज नहीं हो जाए। और अंतों के थोड़ा सोचने के बाद फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, पूरा हिचकिचाते हुए वो क्या बोली? आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती हूं, बट इट सीम्स टू मी, कि मुझको लगता है दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। 400 फ्रैंक्स में हो जाएगा एक ड्रेस, 400 फ्रैंक्स में। आप गेस कीजिए, यह स्टोरी काफी पुराना है और उस समय का 400 फ्रैंक्स बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्रैंक जो है फ्रांस की करेंसी का नाम है, तो 400 फ्रैंक्स उस समय का एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन ये बोली इतना अमाउंट।
ये 400 फ्रैंक्स का अमाउंट सुनते के साथ मथिल्ड का जो हस्बैंड था उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया सुनते के साथ कि बाप रे इतना बड़ा रकम बोली। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन। मथिल्ड का हस्बैंड जो है इतना ही अमाउंट बचा करके रखा था, सेविंग किया था, काहे के लिए? एक बंदूक खरीदने के लिए। उन दिनों हंटिंग बहुत एक पॉपुलर लोगों का हॉबी था, हंटिंग। तो लोग बंदूक, जो बड़े बड़े लोग रहते थे, बंदूक खरीदते थे और बंदूक लेकर के जाते थे, हिरन को मारते थे, कबूतर को मारते थे, पार्ट्रिज को मारते थे, पिजन ये सब को मारते थे। और ये एक प्रकार का हॉबी था लोगों का, और वो मार करके लाए, उसका मांस खाए, यही होता था उन दिनों। तो इसका हस्बैंड बहुत मुश्किल से 400 फ्रैंक, 400 फ्रैंक्स बचा करके रखा था कि एक बंदूक खरीदेंगे, और 400 फ्रैंक्स यहां मांग दिए सिर्फ ड्रेस के लिए। गौर कीजिए बात को, एक बंदूक का कीमत आज जितना होता है उतना वो एक ड्रेस के लिए पैसा मांगी। समझ रहे बात को? एक बंदूक का कीमत कितना ज्यादा होता है, माने कई लाख होता है, उतना एक ड्रेस के लिए वो डिमांड कर रही है। तो he turned pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. नेक्स्ट समर सीजन में वो किसी हंटिंग पार्टी में शामिल होना चाहता था। अन्य लोगों के साथ सभी बंदूक लेके जाते हैं, सभी लोग मिलकर के शिकार करते थे। इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट भी हो गया, और जो जानवर मार करके लाया उसका मीट खाया भी, घर का परिवार भी खाया मीट। तो यही उसका हॉबी था। तो विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, कुछ दोस्तों के साथ मिस्टर लॉयजल भी बंदूक खरीद करके जाना चाहता था हंटिंग के लिए। उसका कुछ फ्रेंड्स हंटिंग के लिए गए थे। लार्क्स एक बड़ा पक्षी होता है, तो लार्क्स नामक पक्षी को मारने के लिए पिछले संडे को गए थे। तो मिस्टर लॉयजल भी जाना चाहता था हंटिंग में। नेवरदलेस ही आंसर्ड, लेकिन इतना के बाद भी आखिर सवाल था कि मिस्टर लॉयजल अपनी खुशी को देखेगा, बंदूक खरीदेगा, या अपने वाइफ की खुशी को देखेगा, मथिल्ड की के होठों की हंसी देखेगा। अगर 400 फ्रैंक से बंदूक नहीं खरीदेगा तो मिस्टर लॉयजल को सैडनेस होगा, लेकिन वो तो अपना सैडनेस दबा लेगा, छिपा लेगा। लेकिन वो चाहता था मथिल्ड के होठों पर हंसी देखना, और इसलिए उसने सोचा कि मैं इसका ड्रेस ही खरीदूंगा। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, और इस कारण से उसने आंसर दिया कि ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, कि मैं तुमको 400 फ्रैंक्स मैं दूंगा, लेकिन एक बढ़िया ड्रेस तुम खरीदो। उसको लग रहा था कि एक ड्रेस खरीद लेगी, मेरा समस्या सदा के लिए सॉल्व हो जाएगा। कोई भी पार्टी में जाएंगे तो वही ड्रेस ये पहन करके जाएगी। अब आगे से मथिल्ड का जिंदगी फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ बीतेगा। हमेशा अब मथिल्ड हंसती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी, क्योंकि मथिल्ड के जिंदगी में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसा एक्सपेक्टेशन किसका था? मिस्टर लॉयजल का। लेकिन देखिए क्या होता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, यानी बॉल का डेट जो था वो निकट आ गया। एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, लेकिन इसके बाद भी मैडम लॉयजल जो है उदास रहती थी, डिस्टर्ब्ड, हमेशा चिंतित रहती थी, एंग्जियस। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। बॉल डांस का जो है डे निकट आ रहा था, मथिल्ड का ड्रेस भी लगभग तैयार हो चुका था। हर हस्बैंड टू हर वन इवनिंग, लेकिन मथिल्ड अभी भी उदास रहती थी। तो एक शाम में मिस्टर लॉयजल ने, मथिल्ड का जो हस्बैंड था, उसने मथिल्ड से पूछा, व्हाट द मैटर विथ यू, अब तुम्हारे साथ क्या बात है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days,
तुम विचित्र तरह से 2 और 3 दिन से बिहेव कर रही हो। अब तो तुम्हारा ड्रेस भी ले दिए, तुम अपने मनोनुकूल ड्रेस भी ले लिए, मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी का इनविटेशन भी तुम्हारे पास है। अब तो तुमको खुश होना चाहिए, जैसा कि उसने एक्सपेक्टेशन किया था। मिस्टर लॉयजल का एक्सपेक्टेशन था कि ये खुश हो जाएगी, लेकिन फिर ये उदास ही थी। तो इसलिए पूछा उसने कि क्या हो गया तुमको प्रॉब्लम। एंड शी रिस्पॉन्डेड, तो मथिल्ड जवाब देती है, क्या जवाब देती है? आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। अब मैं चिंतित हूं कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, मुझको अपने आप को सुसज्जित करने के लिए कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं गरीबी से ग्रस्त, पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी गरीबी से ग्रस्त, अभावग्रस्त मैं पार्टी में दिखूंगी बिना ज्वेलरी के। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे अच्छा है कि मैं ये पसंद करूंगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊं। अब इसका हस्बैंड का ख्वाहिश था कि किसी पर पार्टी में जाए ताकि इसका मूड बदल जाए, ये खुश हो जाए, लेकिन अब कहती है कि पार्टी में मैं नहीं जाऊं। तो इसका हस्बैंड जवाब देता है, कहता है यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम ज्वेलरी के बदले नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। वो लेडीज लोग लगाती है ना फूलों का गजरा, बालों वगैरह में सजाती है ना, तो कहा कि तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, यानी आजकल फूलों का मौसम है और बहुत चिक यानी बहुत अच्छा सुंदर सुंदर फूल आजकल मिल रहा है, लवली फ्लावर्स मिल रहा है आजकल। लेकिन इतना के बाद भी मथिल्ड वाज नॉट कन्विंस्ड, मतलब उसको विश्वास, मतलब खुशी नहीं हुई, मथिल्ड नहीं खुश हुई। शी वाज नॉट कन्विंस्ड। कहती है नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ सैवी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन। कहती है कि धनी मानी औरतों के बीच में एक सैवी लुक यानी एक डर्टी लुक लेकर के जाना, इससे ज्यादा अपमानजनक, ह्यूमिलेटिंग और कुछ नहीं हो सकता। यानी मैं बेइज्जत होने के लिए नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा है मैं नहीं जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, अब इसका हस्बैंड जो है चिल्ला करके बोला, हाउ स्टूपिड वी आर। सीधे मथिल्ड को नहीं बोला, डर के मारे बोला वी आर, हम लोग कितना बेवकूफ हैं। हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम लोग कितना बेवकूफ हैं। कहता है गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, कि जाओ अपने फ्रेंड के पास। मथिल्ड के एक फ्रेंड का नाम था मैडम फॉरेस्टियर, और वो बहुत अमीर लेडी थी, उसके पास डिफरेंट टाइप्स का ज्वेलरीज वगैरह रहता था। कहा कि जाओ मैडम फॉरेस्टियर के पास, आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, उससे जाकर के मांगो कि अपना ज्वेलरी जो है दे दो। द नेक्स्ट डे, तो इस तरह से मथिल्ड की समस्या का एक प्रकार से समाधान हो गया, और कुछ क्षण के लिए मथिल्ड खुश हुई। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, यानी वो खुश होकर के बोली कि इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। यानी एक उपाय निकल गया कि मैडम फॉरेस्टियर जो मथिल्ड की दोस्त है और वो बहुत अमीर है, उसके पास सभी प्रकार के ज्वेलरी थे, उससे कोई ज्वेलरी लेकर के पहन करके चली जाएगी मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी में, तो इसका फोकस भी रह जाएगा और लोग समझ भी नहीं पाएगा कि ये कोई गरीब परिवार की लड़की है। क्योंकि अगर मिनिस्ट्रियल बॉल पार्टी में ये पता चल जाएगा किसी को कि ये गरीब परिवार की लड़की है, तो फिर इसको कोई वैल्यू नहीं देगा, ऐसा मथिल्ड को डर था। लेकिन अगर वो ज्वेलरी बल्कि दूसरा का ही सही पहन वहन करके जाएगी तो सब समझेगा कि बहुत अमीर घर की लड़की है। द नेक्स्ट डे शी टुक herself टू हर फ्रेंड्स हाउस, कि अगले दिन वो फ्रेंड्स हाउस
यानी मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपना दुख का कहानी बतलाया कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है वाकया। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लॉजेट, मैडम फॉरेस्टियर के बाद अपने अलमारी के पास जाती है, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेल केस यानी ज्वेलरी रखने का जो बॉक्स होता है वो लेकर के आती है। ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज माय डियर, तो वो लाई और उसको ओपन करके मथिल्ड को दे दी और कही कि चूज माय डियर, कि चुन लो तुमको कौन ज्वेलरी पसंद है, यानी उसके पास बहुत प्रकार का ज्वेलरी था, कही कि चुन लो तुमको कौन सा पसंद है। She saw at first some bracelets, सबसे पहले कुछ कंगन वो देखी, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब एक मोतियों की हार वो देखी, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब वेनिस का बना हुआ गोल्ड का क्रॉस को वो देखी ज्वेलरी के रूप में, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और क्या देखी तो एक से एक ज्वेलरी देखी, एडमिरेबल वर्कमैनशिप यानी बहुत बढ़िया कढ़ाई किया हुआ, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, काम किया हुआ ज्वेलरी सब देखी, बहुत अच्छा फूल डिजाइन बनाया हुआ वगैरह था, सब कुछ देखी। She tried the jewels before the glass, वो ज्वेलरी को लेकर के ग्लास के सामने, शीशा के सामने जाकर के पहन करके देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूं इस ज्वेलरी में, और जिसमें उसको लगेगा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूं वही पहन करके जाएगी। हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, तो इस तरह से मथिल्ड देखी ज्वेलरीज को तो उसको लगे कि सब तो अच्छा ही है, न तो वो किसी को चुन पाती थी और न रिजेक्ट कर पाती थी, क्योंकि सब उसको अच्छा ही लगे। हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, कपड़ा की दुकान में नहीं ऐसा लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सवाल है कि सब तो नहीं ना खरीद लीजिएगा, आप खरीदिएगा कोई एक दो खरीदिएगा, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। तो मथिल्ड को ऐसा ही हुआ, सब अच्छा लग रहा था। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, कि और आपके पास नहीं कुछ है, तो मैडम फॉरेस्टर कहती है व्हाई यस लुक फॉर योरसेल्फ, देखो अपने लिए। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, कि मैं ये नहीं जान रही हूं कि आप कैसा चाहती हैं ज्वेलरी और कौन सा ज्वेलरी से आपको खुशी होगी, मैं ये नहीं समझ रही हूं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सटिन बॉक्स, अचानक क्या हुआ कि उसको मिला एक काला रंग का रेशमी का बॉक्स, सटिन बॉक्स यानी रेशमी का बॉक्स काला रंग का, और उसमें क्या था, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक हीरे का बहुत ही खूबसूरत हार था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उस हीरे के हार को जब वो बॉक्स से निकाल रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे मथिल्ड के। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने ड्रेस के साथ वो ज्वेलरी को, वो हीरे के हार को पहनी, एंड वॉज एक्सटैटिक, मतलब बहुत अधिक खुश हुई मथिल्ड। अब उसको लगा कि मैं जो खोज रही थी ज्वेलरी वो यही है, ये हीरे का हार। देन शी आस्क्ड, और तब वो बोलती है कि इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, तो एक हिचकिचाते हुए यानी व्याकुलता से वो पूछती है, शी आस्क्ड हिचकिचाते हुए, कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, कि क्या आप मुझे ये हीरे का हार दे सकती हैं, सिर्फ यही, मैं सिर्फ ये वाला लेना चाहती हूं,
यानी वो हीरे का हार उसको पसंद आ गया, यानी नेकलेस, दैट वाज अ नेकलेस ऑफ डायमंड। तो डायमंड नेकलेस को वो पसंद कर ली। तो मैडम फॉरेस्टर कहती है कि व्हाई, यस सर्टेनली, कि बिल्कुल। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड। इसके बाद मथिल्ड जो है उसके गर्दन पर जो है मतलब गला से गला मिलने का प्रयास करती है। इम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, काफी जोश खरोश के साथ उसको अपने सीने से लगा लेती है, अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और उसके बाद वो चली जाती है अपने खजाने के साथ, यानी ज्वेलरी के साथ। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल पार्टी का दिन नजदीक आ गया। मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। तो पार्टी का दिन नजदीक आया, मैडम लॉयजल पार्टी में गई और ट्रिमेंडस सक्सेस मैडम लॉयजल को मिला। तो इस तरह बॉल पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉयजल बॉल पार्टी में गई, मथिल्ड यानी मैडम लॉयजल बॉल पार्टी में गई, और जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल। बॉल पार्टी में सभी पुरुष मैडम लॉयजल के प्रति आकर्षित थे। सभी पुरुष मैडम लॉयजल से अपना परिचय करना चाहते थे, और मैडम लॉयजल भी यही चाहती थी, यानी मथिल्ड भी यही चाहती थी कि सभी पुरुष मेरे से आइडेंटिफिकेशन करें, मेरी सराहना करें, और ऐसा ही हुआ। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। यानी जितनी लेडीज थी, सबसे ज्यादा सुंदर लेडीज इस पार्टी में मथिल्ड ही थी। ऑल मेन नोटिस्ड हर, सभी जो पुरुष थे पार्टी में, सभी ने मथिल्ड के ऊपर दृष्टि डाली। मथिल्ड को एक नजर से सभी ने देखा। यही तो मथिल्ड चाहती थी, यही तो चाहती थी कि सभी पुरुष उसको देखें, और सभी ने उसको देखा। आस्क्ड हर नेम, सभी पुरुष जितने थे सभी ने मथिल्ड से उसका नाम पूछा। वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और परिचय उससे की, मेरा भी परिचय जान लीजिए। आजकल का तो टाइम है, मोबाइल फोन लोग ये एक्सचेंज कर लेते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, ले लीजिए। लेकिन उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं, तो उस समय एड्रेस वगैरह ले लिया, परिचय प्राप्त कर लिया कि एड्रेस बता दीजिए। शी डांस्ड विथ इंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर। बॉल पार्टी में मथिल्ड काफी जोश खरोश से डांस की। इंटॉक्सिकेटेड यानी इतनी खुश थी कि हैप्पीनेस में वो नशे में थी, हैप्पीनेस के नशे में। इंटॉक्सिकेटेड लगता है कि दारू जैसे वाइन पीने के बाद आदमी जितना नशा में रहता है, मथिल्ड हैप्पीनेस के चलते उतना नशा में थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमिरेशन, रात भर पार्टी में बहुत इंजॉय की मथिल्ड, और चारों तरफ से जितना पुरुष था सब आकर के मथिल्ड को कि तुम इतनी खूबसूरत हो, ये हो वो हो, सब आकर के मथिल्ड का खाली प्रशंसा किए जा रहे थे। और मथिल्ड वही सुन करके जो है गदगद थी, काफी खुश थी, और जो उसका एक्सपेक्टेशन था लाइफ का, ये बॉल पार्टी में उसका आज वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहा था। द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और यही मथिल्ड चाहती थी, यही उसको पसंद था। जितनी सभी लेडीज थी बॉल पार्टी में, सभी लेडीज जो है मथिल्ड से ईर्ष्या कर रही थी कि मेरे तरफ काहे न कोई आकर्षित होता है पुरुष, सब इसके तरफ कहा जा रहा है। तो सभी औरतों को मतलब एक प्रकार से मथिल्ड से नफरत थी, और यही तो मथिल्ड चाहती थी। मथिल्ड चाहती थी किसका आकर्षण? पुरुषों का आकर्षण चाहती थी, स्त्रियों का आकर्षण नहीं चाहती थी।
शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह होता है 4 बजे तक वो घर जाती है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट। अर्धरात्रि हुआ तभी से उसका हस्बैंड जो है, प्रोग्राम जहां हो रहा था तो छोटा सा कमरा बना हुआ था, तो उसी कमरे में जाकर के बेचारा अपना लेटा हुआ था, सोया हुआ था, कहिए हाफ, आधा नींद में। मथिल्ड उसकी वाइफ थी, वो तो डिफरेंट पुरुषों के साथ बारी बारी से नाच रही थी और हस्बैंड जाकर के सोया हुआ था। उस रूम में और भी कई हस्बैंड थे जिनकी वाइफ डांस कर रही थी रात भर दूसरों के साथ, और उनका हस्बैंड जाकर के आराम से सोए हुए थे। पुरुषों को कौन पूछता है, तो वहां तो पार्टी में पूछती मथिल्ड की। तो इस तरह से हस्बैंड बेचारा आराम से सोया हुआ था। विथ 3 other जेंटलमैन, उसके साथ 3 और जेंटलमैन थे, whose wives were enjoying themselves very much। ये तीनों जेंटलमैन की वाइफ भी बॉल पार्टी में काफी एंजॉय कर रही थी। हस्बैंड, चारों हस्बैंड आराम से अपना उस सैलून में छोटा सा कमरा में सोए हुए थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। जब 4 बजा बॉल पार्टी समाप्त हुआ, मथिल्ड जाने लगी, तो गेस कीजिए मथिल्ड इस समय पूरा सजी हुई थी, हीरे का हार था, बढ़िया ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम था, और इसी में सभी ने देखा था मथिल्ड को। और ये पेरिस की ठंड भयंकर ठंड होती है, अब बाहर निकलने पर तो ठंड लगेगा ना, पार्टी में तब तक तो नहीं ठंड महसूस हो रहा है, लेकिन बाहर में तो ठंड महसूस होगा। तो मथिल्ड उसी ड्रेस में बाहर निकल रही थी, तो ठंड मार देगा ना। तो उसका हस्बैंड बेचारा चादर जो था उसका था ना घर में, वो चादर लेकर के गया था। तो देखा कि उसकी वाइफ पहला तो कि अपने हस्बैंड को छोड़ करके बाहर निकल रही थी ताकि कोई देखने ले कि इसका हस्बैंड ऐसा है। तो वो अकेले जा रही थी ताकि मतलब हमको सब अनमैरिड सिंगल सब समझे, तो सिंगल समझने से जो है, तो कहने का मतलब है कि वो अकेले जा रही थी। अब हस्बैंड सोचा कि अकेले जा रही है लेकिन इसको तो ठंड मार देगा, तो वो क्या कम किया कि जो है घर से चादर लाए हुए था, तो दौड़ करके उस चादर उसके ऊपर, उसके शरीर पर चादर फेंक दिया कि ठंड से बचेगी कम से कम। लेकिन मथिल्ड तो वो चादर ओढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि बॉल ड्रेस जो पहनी हुई थी उसका टोटल फोकस डाउन कर देता वो सिंपल टाइप का वो रैप यानी चादर। तो इस तरह से modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, she wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs। अन्य औरतें जो है बढ़िया बढ़िया रोएदार ऊनी का मतलब जो है ठंड का क्लोथ्स लाई हुई थी और वो सब पहन करके निकल रही थी। तो अन्य औरतें सब देख नहीं ले या और कोई देख नहीं ले कि मथिल्ड के पास कुछ नहीं ऐसा है, स्वेटर जैकेट इत्यादि कोई फर का रोएदार कुछ है नहीं, क्लोथ्स ठंड से बचने के लिए कोई देख नहीं ले। ये तो इसका हस्बैंड चादर लेकर के आया था और वो चादर ओढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसके शरीर पर फेंक दिया चादर। लॉयजल डिटेंड हर, अब वो भाग रही है, मथिल्ड भाग रही है कि किसी का कोई देख नहीं ले कि इसका ये हस्बैंड है, यानी इसका कोई हस्बैंड भी है। समझ रहे, वो अपने आप को बचाने के लिए कि कोई समझ नहीं जाए कि मेरा हस्बैंड है, आगे आगे भाग रही है। तो लेकिन उसका हस्बैंड उसकी हिफाजत के लिए तैयार है और कहता है वेट, अरे प्रतीक्षा करो। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूं। यानी कैब यानी जिस हाँ एक घोड़ा गाड़ी कहिए या ऑटो टाइप का जो होता है ना गाड़ी, हाँ तो उसी को टैक्सी, हाँ इसी टाइप का जो भाड़ा पर चलता है शहर में, तो उसी को कैब कहा जाता है। तो मैं एक कैब बुलाने जा रहा हूं। बट शी वुड नॉट लिसन, वो सुनी नहीं या सुन करके अनसुना कर दी, क्योंकि कैब बुलाने जाएगा उसके साथ उसका हस्बैंड रहेगा, सब लोग देखेंगे यही इसका हस्बैंड है, उसका फोकस डाउन हो जाएगा। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, तेजी से जो है मिनिस्ट्रियल हाउस के
सीढ़ी से तेजी से नीचे उतरी। When they were in the street, जब गली में आए तो अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका था, अब तो कोई था नहीं। They found no carriage, गली में आने के बाद कोई कैरेज, कोई गाड़ी वगैरह मिला नहीं इन लोग को। And they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. जो भी कोचमैन को देखा, जो भी गाड़ीवान को देखा, इसका हस्बैंड चिल्ला चिल्ला करके रुको भाई कहते रहा, लेकिन कोई रुकता नहीं था। They walked along toward the river, अब ये लोग टहलते हुए चले गए नदी के किनारे कि वहां मिल जाए कोई गाड़ी। होपलेस एंड शिवरिंग, इसका हस्बैंड अब बिल्कुल होपलेस हो चुका था कि कोई कैब मिलेगी नहीं, और थर-थर कांप रहे थे ठंड के मारे, क्योंकि ये लोग फोकस के चलते कोई क्लोथ वगैरह उतना कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए लेने गए थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। अंतोगत्वा एक खटारा टाइप का, एक भद्दा टाइप का कैब मिल गया। कैसा कैब? तो जो दिन में नहीं चलता था पेरिस में, क्योंकि दिन में उस पर जो बैठेगा आदमी तो उसको लोग घृणा की दृष्टि से देखेगा कि ऐसा खटारा टूटा फूटा हुआ कैब में बैठा हुआ है, ये कैसा आदमी है। तो चलता था कैब कब? तो रात में, नाइटफॉल के बाद रात में चलता था कि रात में कोई पता नहीं है अपना, उस पर बैठ करके चल दिए, कोई देखा नहीं। वैसा ही एक कैब मिस्टर लॉयजल को मिल गया। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और कैब से लोग दरवाजे तक पहुंच गया। एंड दे वेंट wearily up to their apartment. It was all over for her. जितना उसका फोकस था, जितना एंजॉयमेंट था, सब समाप्त हो चुका था। अब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी, मैडम लॉयजल। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। जहां तक उसके हस्बैंड का सवाल है, उसके हस्बैंड को तो याद आया कि 10 बजे हमको फिर ऑफिस में हाजिर भी होना है, ड्यूटी है 10 बजे। She removed the wraps from her shoulders before the glass. मथिल्ड एक बार जाती है, यानी मैडम लॉयजल, आईने के सामने अपना चादर जो ओढ़े हुई थी उसको हटाती है कि एक बार बढ़िया से मैं अपना लुक देखूंगी आईने में कि मैं कैसी लग रही हूं। जितना खूबसूरत वो रात भर दिखती थी, अब एक अंतिम लुक देखना चाहती थी, एक झलक देखना चाहती थी अपने आप को। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। लेकिन जैसे ही आईने में देखी, क्या हुआ? शी अटर्ड अ क्राई, जोर से चिल्ला बैठती है। क्यों? तो हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। उसका जो नेकलेस हीरे का था, डायमंड का नेकलेस जो पहन करके गई थी, वो उसके गले में नहीं था। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब क्या करेंगे? तो लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, इस समय तक मिस्टर लॉयजल जो है आधा कपड़ा खोल चुके थे। आस्क्ड व्हाट द मैटर, क्या हुआ अब तुमको? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो अपने हस्बैंड की तरफ काफी उत्तेजित होकर के मुड़ी और क्या कहती है कि आई हैव नो लॉन्गर मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, उसका हस्बैंड भी काफी दुखी हो गया, काफी दुख और आश्चर्य के साथ, यानी डिस्मे के साथ वो उठ खड़ा हुआ। कहा व्हाट, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उसके ड्रेस के फोल्ड में, जो फोल्ड होता है कपड़ा का, उसमें देखा कि कहीं फंस तो नहीं गया। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, पॉकेट में देखा, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन नहीं मिला वो डायमंड नेकलेस। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? कि तुमको पक्का यकीन है कि जब हम लोग मिनिस्टर के हाउस से निकले थे तो वो था तुम्हारे पास नेकलेस? मथिल्ड कहती है, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, जिस समय मैं बाहर आई उस समय मैंने उसको महसूस किया था। तो उसका हस्बैंड कहता है कि बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर तुम स्ट्रीट में
इसको भुलाई हुई होती तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हम लोग नेकलेस गिरते हुए आवाज सुनते, क्योंकि डायमंड जो है हार्ड चीज होता है, तो उसका गिरेगा तो आवाज करेगा। इट मस्ट बी इन द कैब, तो वो गिरा होगा तो कैब में गिरा होगा। मथिल्ड कहती है यस इट्स पॉसिबल, ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुम गाड़ी का नंबर लिए थे? हस्बैंड कहता है नो, एंड यू, क्या तुम ले थे नंबर? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या उसका नंबर था, नोटिस की? मथिल्ड कहती है नो। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड अटरली कास्ट डाउन, काफी उदास दोनों थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से उसका हस्बैंड कपड़ा पहन लिया और कहता है कि आई एम गोइंग, ही सेड, कहता है कि मैं जा रहा हूं ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से मैं पैदल जा रहा हूं, ये देखने के लिए कि हो सकता है रास्ते में कहीं गिरा हुआ मिल जाए, टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, एंड ही वेंट, और उसका हस्बैंड गया। शी रिमेंबर्ड इन हर इवनिंग गॉन, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गॉन, और वो उसी गॉन में लगा जैसे कि मथिल्ड को यानी मैडम लॉयजल को लगा कि शरीर में खून नहीं हो, अपना कपड़ा भी नहीं बदल सकी, जैसे थी वैसे ही रह गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने का भी ताकत मैडम लॉयजल में नहीं बचा। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड जो है 7 बजे तक वापस लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस में जाकर के इंफॉर्मेशन दिया। टू द कैब ऑफिसेज, जो कैब का ऑफिस था, गाड़ी का जो ऑफिस था प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का, उसके ऑफिस में खबर किया। पुट एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड, पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिया कि जो दे देंगे वो डायमंड नेकलेस, उनको एक भारी पुरस्कार दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ विवाइल्डरमेंट, दिन भर मथिल्ड जो है वेट करती रही। विवाइल्डर्ड यानी सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड, काफी भयभीत और आश्चर्यचकित कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम में उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा इस समय पीला पड़ा था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, दिन भर खोजने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। और तब उसने कहा, ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखो। उसमें क्या लिखो कि दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि तुमने नेकलेस का क्लास्प यानी बक्सुआ जिससे लगता है वो तुमसे टूट गया है। दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम इसका रिपेयरिंग करा दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, ये लेटर लिखने से हम लोग को कुछ टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा लिखवाया मिस्टर लॉयजल वैसा ही मथिल्ड ने लेटर लिख दिया मैडम फॉरेस्टियर को। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक सप्ताह तक ये लोग जितना खोज सकता था खोजा, एडवर्टीजमेंट, पुलिस, जो भी कर सकता था किया। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, मिस्टर लॉयजल जो मथिल्ड से 5 वर्ष बड़ा था, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अंतोगत्वा एक सप्ताह के बाद जब नहीं मिला तो इसका हस्बैंड ने कहा हम लोग को इसके बदले दूसरा ज्वेलरी देना पड़ेगा, दूसरा डायमंड नेकलेस देना पड़ेगा मैडम फॉरेस्टियर को, क्योंकि हम लोगों ने भुला दिया है। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और एक पैलेस रॉयल नामक एक शॉप में उन लोगों ने एक ऐसा नेकलेस पाया, मिल गया। which seemed to them exactly like the one, जैसा वो नेकलेस था वैसा ही सेम नेकलेस मिल गया। they had lost, it was valued at 40,000 francs, इसका कीमत था 40,000 फ्रैंक, 40,000 फ्रैंक। they could get it for 36,000, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 फ्रैंक में
36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him। तो फादर से उसको मिल गया था 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक उसको फादर से मिला था। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने कर्ज ले लिया। ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders, यानी यूजरस यानी सूदखोर और मनी लेंडर्स, सबों से जिसने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया सबसे लोन ले लिया। जितना रेसेज का, जितना जाति का आपको मनी लेंडर्स था, सबसे लोन लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब उसने एक नया नेकलेस जाकर के खरीदने का काम किया। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, तो 36,000 फ्रैंक उसने दुकानदार को पे कर दिया। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, जब लौटा करके दिया तो उस डायमंड नेकलेस को मैडम फॉरेस्टियर खोल करके नहीं देखी कि क्या ला करके दी है, वो जैसे दी वैसे ही ले जाकर के रख दी। मैडम लॉयजल को डर था कि कहीं देखेगी और पता नहीं चल जाए इसको कि ये दूसरा डायमंड नेकलेस है, जो नेकलेस दी थी वो नहीं है, ये दूसरा है, इसलिए जाकर के बंद जो है बॉक्स में दी और वैसे ही मैडम फॉरेस्टियर रख ली। तो व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, मैडम लॉयजल को डर था कि अगर वो समझ गई कहीं कि दूसरा आ गया है तो क्या वो समझेगी। व्हाट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, कि क्या उसको एक डकैत कहेगी कि मेरा वाला नेकलेस बेच दी और दूसरा उसके बदले डुप्लीकेट ला करके दे दी। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब लोन लेकर के लोग डायमंड नेकलेस खरीद करके दे तो दिया, लेकिन अब मैडम लॉयजल का जिंदगी दुख में कैसे व्यतीत होता है अब उसको समझ में आने लगा, क्योंकि पैसा तो रिटर्न करना था, जिससे लोन लिया था हाई इंटरेस्ट रेट पर, जिसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा सब को प्रॉमिस कर दिया, अब पैसा लौटाने का वक्त था। शी डिड हर पार्ट, दोनों वाइफ और हस्बैंड जितना हो सकता था दिन रात हड्डी तोड़ परिश्रम किया और उतना पैसा लौटाने का प्रयास किया। कंप्लीटली हेरोइकली इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, ये इतना जो भयानक कर्ज था इसको चुकाने के लिए दोनों वाइफ हस्बैंड ने दिन रात हड्डी तोड़ परिश्रम किया। शी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मेड, पहले नौकरानी को हटा दिया ताकि कुछ पैसा बचेगा। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, पहले अपार्टमेंट में रहते थे, अब इन लोगों ने एक छोटा सा कमरा ले लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एक एटिक में, एटिक में तो होता है कि बॉक्स छोटा सा नहीं रहता है, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का एक बहुत छोटा कमरा ले लिया, एक चैम्बर टाइप का ले लिया, मतलब अपना अपार्टमेंट को बदल करके, ताकि पैसा बचत होगा। She learned the odious work of a kitchen, अब वो किचन का घृणास्पद काम अब वो जाने की क्या होता है, यानी खाना बनाना, बर्तन मांजना, मसाला पीसना, सब काम अब वो करती थी, पहले तो नौकरानी करती थी। She washed the dishes, यानी थाली वगैरह को, बर्तन को मांजती थी। She washed the soiled linen, their clothes and disclothes, कपड़ा साफ करती थी, डिस्क्लोथ्स जिस पर खाना खाया जाता है उसको साफ करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और लाइन से सब कपड़ा को सुखाती थी। पहले तो वो राजकुमारी जैसा जिंदगी व्यतीत कर रही थी, नौकरानी वगैरह रखी हुई थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, सुबह सुबह जाती थी पानी लाने के लिए गली से, जो गली में नल चलते रहता है, तो वो नल से ला करके पानी लाती थी, जगह जगह रुकती थी, हाँप जाती थी, पानी नहीं ला पाती थी, उसका मुलायम जो है शरीर, कोमल शरीर उतना
वजन बर्दाश्त नहीं करता था, हर जगह रुक करके सांस लेती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, अब वो भद्दा सा कपड़ा पहने हुए रहती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बूचर्स एंड द फ्रूटियर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपना टोकरी अपने आर्म में, बाह में लेकर के जाती थी, फल लाने के लिए, मीट लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, एक एक शो के लिए, एक एक पैसा जिसको कहते हैं हम लोग भाषा में, फ्रैंक का छोटा पार्ट हुआ शो, एक एक शो के लिए यानी एक एक पैसे के लिए, इंडिया के टर्म में अगर कहिए, वो काफी हैगलिंग करती थी, बार्गेनिंग करती थी, बचाने का प्रयास करती थी। हस्बैंड उसका जो था वो दिन रात काम करता था, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 शो अ पेज। उसका हस्बैंड कॉपी करने का काम, आजकल फोटो स्टेट होता है ना, पहले फोटो स्टेट नहीं होता था, मैनुअल लिखा जाता था। ये 5 शो लेता था, 5 शो और एक पेज का जो है नकल करता था, तो रात में भी ये काम करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल तक इतना कठिन परिश्रम दोनों वाइफ हस्बैंड करता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 वर्ष के बाद इन लोगों ने टोटल जो लोन था वो टोटल लोन को चुका दिया। अब 10 वर्ष समझ रहे हैं, 10 वर्ष तो इतना हार्ड लेबर करते करते दोनों वाइफ हस्बैंड जो है बुढ़ा बन गया। समझ रहे बात को? अब मैडम लॉयजल जो एक समय राजकुमारी थी, अब एक साधारण गली की औरत जैसी दिखती थी, गंदा संदा कपड़ा पहनती थी, ढीला ढाला ड्रेस पहनती थी, ड्रेस कहीं फटा हुआ कहीं ढीला था, बाहर से ही दिखता था। तो मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी दिखाई पड़ती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब काम करते करते मैडम लॉयजल एक हार्ड वुमन बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, गरीब घरों की औरतें जिस प्रकार की रहती है उस प्रकार की औरत मैडम लॉयजल बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, यानी उसके बाल बिखरे हुए रहते थे। हर स्कर्ट्स आवरी, उसका स्कर्ट्स ढीला रहता था। हर हैंड्स रेड, उसका हाथ काम करते करते लाल रहता था। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, जोर जोर से बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ अ लार्ज पेल ऑफ वाटर, पानी का बौछार करके फ्लोर वगैरह को हमेशा धोते रहती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में रहता था तो शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो खिड़की के पास बैठ करके और वही मिनिस्ट्रियल बॉल के बारे में सोचती थी। वो रात, वो मिनिस्ट्रियल बॉल की नाइट जिसने इसके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, वो रात के बारे में सोचती थी जिस रात को वो काफी खूबसूरत दिखती थी और सब लोग उसका, सब जितना पुरुष था सब उसकी चापलूसी कर रहे थे, फ्लैटरिंग कर रहे थे, उसका बटरिंग कर रहे थे, यानी सब उसकी प्रशंसा में लगे हुए रहते थे। तो हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कभी कभी वो सोचती थी कि अगर नेकलेस नहीं खोते तो कैसा होता। हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, एक छोटी सी घटना किस प्रकार से किसी की जिंदगी को आबाद या बर्बाद करके रख देती है। अब मथिल्ड ये सब बात सोचती थी। वन संडे, एक संडे की बात थी, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलीज, संडे का मैटर था, तो वो चैम्प्स वॉक्स इन द चैम्प्स एलीज टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, पूरे सप्ताह में काम करने के बाद एक चैम्प्स एलीज नाम के पार्क में गई घूमने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए गई पार्क में। She suddenly perceived a woman walking with a child, अचानक उसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ी। वो औरत एक बच्चे के साथ टहल रही थी। वो औरत कौन थी? इट वॉज मैडम फॉरेस्ट्रियर, ये उसकी दोस्त थी मैडम फॉरेस्ट्रियर, जो उससे उम्र में बड़ी थी लेकिन देखने में अभी भी यंग लग रही थी, क्योंकि वो एक
लग्जरियस जिंदगी व्यतीत की थी, और मथिल्ड देखने में बूढ़ी लगती थी क्योंकि ये काफी हार्ड लाइफ व्यतीत की थी। मैडम फॉरेस्टर स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। मैडम लॉयजल वाज अफेक्टेड। मैडम लॉयजल देख करके उसको काफी प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर? अब मैडम लॉयजल को उससे बोलने में भी डर लग रहा था, जबकि उसकी पुरानी फ्रेंड थी, तब बोलने में भी उसको डर लग रहा था। लेकिन अंतों का तो सोची कि नहीं, मेरी पुरानी दोस्त है, बोलूंगी, और कही यस सर्टेनली। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर व्हाई नॉट। कि अब तो मैं दे दी हूं उसको, मैं कर्ज भी चुका दी हूं, इसलिए अब मैं क्यों नहीं बोलूंगी। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई और मैडम फॉरेस्टियर का पुकारू नाम लेकर के बोली। क्या बोली? गुड मॉर्निंग जीन। जीन उसका वो घरेलू नाम था, तो उसका घरेलू नाम लेकर के बोली। तो कोई बहुत परिचित रहेगा वही ना वो नाम बोलेगा। बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने मैडम लॉयजल को पहचाना नहीं, एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। एक साधारण औरत के द्वारा इस प्रकार से फ्रेंडली ट्रीटमेंट किए जाने से आश्चर्यचकित थी मैडम फॉरेस्टियर। ये कौन औरत है? गली कुची की औरत ये हमको फ्रेंड जैसा पुकार रही है। बट मैडम, वो कहती है मैडम फॉरेस्टियर, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मैं आपको नहीं जानती हूं, आपको लगता है कि मिस्टेक हो रहा है। मथिल्ड कहती है कि नो, आई एम मथिल्ड लॉयजल, मैं मथिल्ड लॉयजल हूं। इतना देख करके मैडम फॉरेस्टियर काफी सरप्राइज रह जाती है कि कैसे तुम्हारा ये लुक कैसे हो गया। हर फ्रेंड अटर अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, यानी शी वाज वेरी सरप्राइज्ड। कहती ओ माय पुअर मथिल्ड, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। कहती है यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब से मैं आपसे मिली थी पिछली बार, उसके बाद से बहुत कठिन जिंदगी मेरा बीता है। सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और आपके चलते। तो वो कहती है कि बिकॉज ऑफ मी, मेरे चलते, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे? कहती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। याद कीजिए, आपने मिनिस्ट्रियल बॉल में पहनने के लिए डायमंड का नेकलेस दिया था। तो मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि यस वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मथिल्ड कहती है कि वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसको भुला दिया। तो मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाउ इज दैट, ऐसा कैसे? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझको लौटा दिया था। कहती आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने वैसा ही दूसरा आपको लौटा दिया। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका पेमेंट करने में हम लोग को 10 साल लग गया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस टू हैव नथिंग। एक ऐसे आदमी के लिए एक डायमंड नेकलेस का कीमत चुकाना आसान नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, आप समझ सकती हैं। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब मैं पूरा कर चुकी हूं, जितना लोन लिया था सब लोन मैं चुका चुकी हूं। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं खुश हूं। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, वहीं पर रुक गई। शी सेड, मैडम फॉरेस्टियर कहती है यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो तुम कह रही हो कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को भुलाने के बाद रिप्लेस करने के लिए। मथिल्ड कहती है यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, उस समय आपको यह समझ में नहीं आया था। दे वर जस्ट अलाइक, दोनों नेकलेस एकदम सेम था। एंड शी स्माइल्ड, तब मैडम फॉरेस्टियर सुन करके मुस्कुराई। विथ प्राउड, पूरा प्राउड के साथ मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, और खुश होकर के मुस्कुराई। और कहती है मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैडम फॉरेस्टियर ने मथिल्ड का हाथ पकड़ करके कहा, ओ माई पुअर मथिल्ड, बेचारी मथिल्ड, माइन वेयर फॉल्स, कि मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। नकली नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए तुमने असली डायमंड के नेकलेस को खरीद लिया और मुझको दे दिया। दे वर नॉट वर्थ ओवर
500 फ्रैंक्स। मेरा जो नेकलेस था वो 500 फ्रैंक का भी नहीं था और उसको खरीदा 36,000 फ्रैंक्स में। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब दिस एजुकेशनल चैनल। थैंक यू।